वेलकम टू क्विक रिसर्च रिव्यूज। बेटा आज मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट प्रपोजल किस तरह आप राइट डाउन करते हैं। एक रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल जब आपने देना होता है अपना प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करने से पहले आपसे मांगा जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप ये बड़े ही सिंपल वे में आपको और बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव सा फॉर्मेट है जो मैंने डिफरेंट सोर्सेज, एक मैं सैंपल भी आपको एट द एंड दिखाऊंगा जो कि इसी तरह के प्रोजेक्ट प्रपोजल की हेडिंग्स के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, पहले मैं इसकी हेडिंग्स को डिस्कस कर दूं। अगर आप रिसर्च पेपर्स, आपको बैकग्राउंड का आइडिया है रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, एक आर्टिकल किस तरह तैयार होता है, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल की जो हेडिंग्स हैं मोर और लेस हाफ से ज्यादा तकरीबन मिलती जुलती होती हैं। जस्ट इसमें थोड़ा सा हमने फ्यूचरिस्टिक रहना होता है। फ्यूचरिस्टिक इन अ सेंस कि हमने बताना होता है कि हम ये फ्यूचर में ये वाला काम करना चाह रहे हैं, ये हमारा एक्सपेक्टेड टॉपिक है, ये हमारी प्रपोज मेथडोलॉजी है, ये हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं जो आएंगे फ्यूचर में। ठीक है, ये चीजें आपने नोट करनी है कि इसमें इस प्रपोजल के अंदर हम फ्यूचरिस्टिक होते हैं कि फ्यूचर में हम 8 माह में, 10 माह में या 1 साल में जो प्रोजेक्ट करेंगे उसके ये कंपोनेंट्स और मेरी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारा आपने बताना होता है इसमें। ठीक है, तो जो मेन स्टार्ट में जो एक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की, कि आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, आपका जो भी टाइटल है आपने यहाँ पे पुट कर देना। ये मैंने जो प्लेस होल्डर ऐड किए हुए हैं यहाँ पे आपने इसको हटा के अपना टाइटल ऐड करना है। स्टूडेंट नेम्स एंड आईडीज 2 है, 3 है, सुपरवाइजर का नेम, को सुपरवाइजर का नेम, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन और डेट ऑफ सबमिशन। ठीक है, तो ये मैं आपको एट द एंड बताऊंगा कि आपने सबमिट कब करवाना है और कैसे करवाना है। देखें, अब्स्ट्रैक्ट प्रपोजल जब आप पूरा लिख लेंगे ना तो अब्स्ट्रैक्ट विल बी द लास्ट पार्ट जिसको आप एट द एंड लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखें। मैंने बड़ी बार अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है कि अब्स्ट्रैक्ट हम किसी भी रिसर्च पेपर के या प्रपोजल के या प्रोजेक्ट के ये वाला अब्स्ट्रैक्ट का सेक्शन पहले शो कराते हैं, बट ये ओवरऑल इनसाइट होती है उस डॉक्यूमेंट की। ठीक है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट की इनसाइट होती है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो इसलिए इसको एट द एंड आपने लिखना होता है, चाहे ये फर्स्ट जो पहला सेक्शन भी है। ठीक है, 150 टू 250 वर्ड्स के अंदर इसने आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट की समरी इधर लिखनी होती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर बैकग्राउंड से स्टार्ट करना है। प्रॉब्लम क्या है, बैकग्राउंड में आप बताते हैं कि जी आपकी एग्जिस्टिंग, आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, आपको उस एरिया से जो है वो करंट रिसर्च से रिलेटेड और उस एरिया का कॉन्टेक्स्ट समझ के क्या समझ आई, आपने मोटिवेशन भी वहां पे। अच्छा, एक्चुअली मोटिवेशन जो है वो एक पैराग्राफ में भी हो सकती है, वो कुछ पॉइंट्स में भी हो सकती है, 2-3। ठीक है, तो असल में बैकग्राउंड और प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना वो आपकी प्रपोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रख लें कि प्रपोजल बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं होता। प्रपोजल एक 10 पेजेस का मैक्सिमम या 12 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है जो आप जमा करवाते हैं बिफोर कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट। आप एक तरह से आइडिया प्लेस कर रहे होते हैं अपने सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर को या अपने डिपार्टमेंट को कि ये हमारा आइडिया है जो अगर आप इसको पास कर देंगे तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो इसको इतना लेंथी नहीं बनाना होता। आपने बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अपने ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड लिमिटेशंस और एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशंस, ये मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये सारा का सारा आपका 1 से 1.5 पेज में हो। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर 1 से 1.5 पेज के अंदर हो, चाहे आप अपने पास राइट डाउन करते जाएं, चाहे अपने पास आप जो है वो आपको ये पता ही है कि इन हेडिंग्स और इन सब हेडिंग्स में क्या आता है। इंट्रोडक्शन की ये सब हेडिंग्स है, तो इनको आप राइट डाउन करते जाएं कि 1.5 पेज मैक्सिमम हो, इससे ज्यादा का ना हो, इसको आपने ज्यादा खींचना नहीं है। ठीक है, ना ही ये रिसर्च आर्टिकल है जिसको आप लेंथी करते जाएंगे, बट इसकी हेडिंग्स मिलती जुलती होती हैं। एक किसी आर्टिकल, जब आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो आपको मोर और लेस लगता है कि हेडिंग्स मिलती जुलती ही हैं। ठीक है, तो जब आप ये कंप्लीट करते हैं इंट्रोडक्शन का सेक्शन, तो लिटरेचर व्यू। ठीक है, लिटरेचर व्यू भी आपको आइडिया है कि इंट्रोडक्शन के बाद ये हमने सेक्शन वाइज अपनी पिछले वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने बताना होता है करंट रिसर्च, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस, करंट रिसर्च की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या है, रिसर्च गैप आपने क्या आइडेंटिफाई किया जिसको आप फुलफिल करने जा रहे हैं, और आप इस कौन सी अप्रोच यूज करेंगे उस रिसर्च गैप को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये भी
आप इसको भी अंदाजा कर लें कि 1 से 1.5 पेज पे, और आपकी जो करंट रिसर्च होती है ना, जो आपने रिव्यू करना होता है करंट स्ट्रेटेजीज का अपनी डोमेन में, वो आपने बताना होता है कि इस स्टडी में ये हुआ है, उन्होंने ये इंप्लीमेंट किया, दूसरी स्टडी में क्या हुआ है, उन्होंने क्या इंप्लीमेंट किया। लेट्स से कि एक स्टडी ने जो है वो साइबर थ्रेड्स को एनालाइज किया है और उन्होंने डीप लर्निंग का यूज किया, दूसरी स्टडी ने साइबर थ्रेड्स का एनालाइज किया है बट उन्होंने जो है वो जेनेटिव एआई का यूज किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह किसी की फ्लक्चुएशंस एट द एंड आपने मतलब उनको कंपैरेटिव एनालिसिस करते करते उनकी स्ट्रेंथ्स भी डिस्कस कर देनी होती हैं। और ये सारी चीजें इन अ सिंपल वे, क्या आपको लगता है कि गैप क्या है? अच्छा, गैप की एक चीज ध्यान में रख लें, गैप जब आप करंट अपनी फील्ड में फाइंड आउट करें बेटा, चाहे अपने पास लिख लें, ये बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाद में ये लोग आप लोग पूछ रहे होते हैं मुझसे जो एक एक सब हेडिंग वाइज के सर अब इसको किस तरह करना है, जब आप लिखते नहीं है तब आपके जहन से निकल जाता है कि सर ने क्या कहा था। वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी ये यूट्यूब पे, तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। बट मैं चाहता हूं कि पूरी क्लैरिटी हो आपको, जब आपने ज्वाइन जो किया हुआ इस जो है वो मीटिंग को, तो आपको क्लैरिटी पूरी हो। देखिए, गैप जो है ना आपकी फील्ड से रिलेटेड, वो 2 से 3 ही मेन होते हैं। ठीक है, आपने ये नहीं कहना होता कि मैं जी एक लॉस फंक्शन नया बना दूंगा, मैं एक पैच लेवल कोई टेक्निक्स नई ईजाद कर दूंगा, मैं एक सिस्टम का इंटरफेस बना दूंगा, मैं जो है वो एक जो एक्सप्लेनेबल एआई ऐड कर दूंगा। दीज आर नॉट गैप्स। ठीक है, दीज आर जस्ट कंट्रीब्यूशंस जिनको आप कंट्रीब्यूट करेंगे, कि मतलब आप अपने एग्जिस्टिंग लोगों ने अगर नहीं भी किया हुआ तो आप कंट्रीब्यूट करें। गैप असल में वो है कि जो उनकी रिसर्च में है, क्या मतलब आपको लगता है कि उन्होंने जो बैकबोन्स या जो डीप लर्निंग मॉडल यूज किए हैं वो सारे प्री ट्रेन यूज किए हुए हैं, आप कोई स्क्रैच से बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई अपना मॉडल या अपना एक मॉड्यूल डेवलप करना चाहते हैं, दिस इज द गैप। आपको लगता है कि वो मॉड्यूल ऐड करने से इंप्रूवमेंट आ सकती है करंट रिसर्च के अंदर, आपकी डोमेन की जो रिसर्च है। ठीक है, तो आप जो है वो उनकी जो लिमिटेशंस बताएंगे कि हर कोई जो यूज कर रहा है वो प्री ट्रेन मॉडल्स का यूज कर रहा है, मैं कोई ऐसी टेक्निक यूज करूंगा जो कि मेरी अपनी डेवलप्ड होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि जी हर कोई जो लिमिटेशन है वो डाटा सेट भी एक गैप हो सकता है, डाटा सेट की लिमिटेशन वो भी एक गैप है। हर कोई 1 या 2 डाटा सेट्स का आपकी डोमेन में यूज कर रहा है, आप कोई डाटा सेट लोकली जो है वो, जो अगली चीज मैं बता रहा हूं कि आप क्या करने जाएंगे, वो आप एक्चुअली अप्रोच अपनी बता रहे होंगे, हाउ यू आर गोइंग टू फुलफिल दिस गैप। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इन शॉर्ट 2 से 3 गैप्स, ठीक है, मैक्सिमम, और जो कि वाकई ही गैप हो आपकी स्टडी के, जर्नल कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, और 2 से 3 आपकी कंट्रीब्यूशंस उन गैप्स के अगेंस्ट। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मेन हेडिंग है रिसर्च लिटरेचर व्यू की, ये भी मैक्सिमम 1-1.5 पेज के अंदर, और इसकी सब हेडिंग जो है वो सारी कवर हो जानी चाहिए आपके प्रपोजल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस एक्चुअली ये आपके गैप को फुलफिल करने के लिए हैं। ठीक है, जस्टिफिकेशन फॉर योर अप्रोच जो आप दे रहे होते हैं ना, ये आप एक्चुअली आप डिटरमिन करते हैं उन रिसर्च क्वेश्चंस के अगेंस्ट। जैसे यहाँ पे उसने बताया कि 2 से 5 रिसर्च क्वेश्चन मैक्सिमम आप बयान करें जो कि क्लियर हों। ठीक है, जैसे कैन हाइब्रिड CNN LSTM मॉडल इंप्रूव अर्ली डिजीज डिटेक्शन एक्यूरेसी कंपेयर टू क्लासिकल CNN। आपने कहा जी जो सारी अप्रोचेस थी ना, यहाँ पे आपने कहा क्लासिकल CNN का यूज करती थी। ठीक है, तो मैं कोई एक हाइब्रिड अप्रोच का यूज करने जा रहा हूं, तो मेरा रिसर्च क्वेश्चन है कि मैं चेक करूंगा कि क्या ये हाइब्रिड CNN जो है ये एग्जिस्टिंग अप्रोचेस को जो है आप कह सकते हैं कि क्रॉस कर सकती है या उनसे बेटर है कि नहीं है। ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है, एक की मैंने एग्जांपल दी है, इस आप लिखेंगे, ज्यादा नहीं होगा ये। ठीक है, नीचे फिर मेथोडोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, तो मेथोडोलॉजी का 5th पार्ट है, यहाँ पे आप डाटा सेट कलेक्शन बताएंगे, अपने डाटा सेट की सोर्स बताएंगे, उसका जो है वो रेफरेंस वगैरह देंगे, अगर वो पब्लिक डेटा सेट है, अगर प्राइवेट है तो उसका बताएंगे, उसका साइज, टाइप, क्वालिटी,
और उसके नंबर ऑफ सैंपल्स वगैरह, ये एक टेबल की फॉर्म है। मोस्टली मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि आप प्रेजेंट कर देते हैं। डाटा प्री प्रोसेसिंग अगर कोई आप यूज करने जा रहे हैं, आपने बताना होता है फ्यूचरिस्टिक रह के कि ये मेरा डाटा सेट होगा, इस पे मैं ये वाली प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स अप्लाई करूंगा। ठीक है, ये नहीं कहना कि मैंने अप्लाई कर दी है। प्रपोजल इज अ फ्यूचरिस्टिक थिंग जो कि आप अपकमिंग डेज और मंथ्स में करने जा रहे होते हैं चीजें। ठीक है, तो ये इसमें यही डिफरेंस है दूसरे डॉक्यूमेंट से कि रिसर्च पेपर आप कहते हैं कि हमने ये कर लिया है सारा कुछ। ठीक है, या आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब लिखते हैं तो आप वहां पे लिखते हैं कि हमने ये कर लिया, ये मेरा डाटा सेट था, ये उसकी सूरत, ये उसका साइज था। बट यहाँ पे आप फ्यूचरिस्टिक होते हैं कि ये हम करने जा रहे हैं या करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, शैल बी, विल, शैल, इस तरह की आपने टर्म्स यूज करनी होती है कि मेरे प्रपोजल के अंदर जो मैं चीजें बयान कर रहा हूं ये फ्यूचर में मैं करने जा रहा हूं या जा रहा हूं। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग सिलेक्शन, डिस्क्राइब फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। अगर ऑटोमेटेड है, CNN यूज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि मैंने मशीन लर्निंग का यूज भी किया है, डीप लर्निंग का भी किया है, तो फिर मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव में आप फीचर सिलेक्शन और फीचर इंजीनियरिंग बता सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सब हेडिंग होती हैं कि आपके सिनेरियो में आपको कंफ्यूज ना करें, मैंने इसलिए बताया कि फिट भी आ रही होती हैं, कभी कभी नहीं भी आ रही होती। मॉडल आर्किटेक्चर, अच्छा मॉडल आर्किटेक्चर यहां पे ना आप फ्लो डायग्राम बनाएं। ठीक है, पूरा मॉडल आर्किटेक्चर यहाँ पे आप नहीं सजेस्टेड है आपके प्रपोजल के लिए, बट क्लैरिटी हो उस मॉडल फ्लो डायग्राम के अंदर। समझ आ रही बात की कि जो भी आप करने जा रहे हैं उसके स्टेप्स, स्टेजेस, मॉड्यूल्स क्लैरिटी के साथ उस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किए गए हों। ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन भी कर देना है इन अ पैराग्राफ। ठीक है, ज्यादा नहीं, मतलब आपका मॉडल आर्किटेक्चर आ जाए और नीचे एक पैराग्राफ आ जाए, यहाँ ऊपर पैराग्राफ है, नीचे आप बता दें कि फिगर के अंदर मॉडल आर्किटेक्चर है, उसके ये जो स्टेजेस हैं, ये मॉड्यूल्स हैं, जो हम काम करने जा रहे हैं उसका एक टेंटेटिव आर्किटेक्चर या एक प्रपोज्ड आर्किटेक्चर, इसको ना ये प्रपोज आर्किटेक्चर भी आप कह सकते हैं या प्रपोज्ड फ्लो डायग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट नेम्स। जब आप प्रपोजल लिख रहे होते हैं तो फिर प्रपोजल के अंदर आपने कोशिश करनी होती है कि जो चीज लगे, आप ये ना कहें कि ये पक्की है, मैंने कर दी है, या मैंने हाफ इसको कर लिया, ऐसे नहीं। आपने ये कहना होता है कि ये मेरी तरफ से प्रपोज्ड है। इन केस ऑफ कंफर्मेशन, जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो मैं इसको क्या करूंगी या करूंगा, मैं इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, इसमें चेंजेस भी कही जा सकती हैं आपके सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर की तरफ से। तो प्रपोज का मतलब होता है कि ये अभी टेंटेटिव है, जब ये फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर मैं इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन, ये आपने एक टेबल की फॉर्म में स्प्लिट रेशियोज वगैरह ऐड कर देनी है। जूनियर बच्चे जो हैं उनके लिए न्यू चीजें होंगी, बट मेरे ख्याल में सीनियर्स को काफी ये आइडिया है क्योंकि पेपर्स के अंदर उन्होंने ये चीजें बार बार की हैं। एवेल्यूएशन मैट्रिसेस, टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स, ये मैंने ना एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये नहीं है कि आपने यही रहने देनी है, आपने बाकायदा लिखना है इनको। आप टेबल की फॉर्म में इसको मेंशन करें, आप पैराग्राफ की फॉर्म में मेंशन करें, आप जिस तरह इजी लगता है। बट ये नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ समरी के तौर पे यहाँ पे दी हुई है, सिर्फ आपके लिए क्लैरिटी को जो है जितनी ज्यादा क्लियर हो सके, मैंने इसलिए यहाँ पे एग्जांपल साथ दे दी है कि आपने किस किस तरह की चीजें डिस्क्राइब करनी है या एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, आपने स्टेजेस बतानी है इम्प्लीमेंटेशन प्लान की। अच्छा, इसका ना, इस इम्प्लीमेंटेशन प्लान की ना आमतौर पे कभी कभी हम यहाँ पे भी स्टेजेस बता देते हैं मॉडल प्रपोज आर्किटेक्चर में। अगर आपने यहाँ पे बता दी है सारी स्टेजेस इस जगह पे मॉडल आर्किटेक्चर में, जो कि मेथोडोलॉजी का पार्ट है, तो देयर इज नो नीड ऑफ रेपिटेशन कि आप दोबारा से इंप्लीमेंटेशन प्लान जो है वो लिखें। अगर आपने नहीं बताई यहाँ पे स्टेजेस या सिंपली फ्लो चार्ट को डिस्कस किया है, तो नीचे आप इंप्लीमेंटेशन स्टेजेस अपनी बता दें। ठीक है, तो ये हमारी फिफ्थ हेडिंग थी। ये फिफ्थ हेडिंग जो है ना वो काफी हमारी मेथोडोलॉजी की जो है वो थोड़ी एक्सटेंसिव होती है। तो ओवरऑल अगर आप मेथोडोलॉजी का देखें तो ये 1.5 से 2 पेजेस आप इसको कवर कर लें। मेथोडोलॉजी को 1.5 से 2 पेजेस में, ज्यादा नहीं बेटा, ये ज़हन में रखना है। मेथोडोलॉजी की हेडिंग, सब हेडिंग्स को, जो मेथोडोलॉजी के अंडर जो सब हेडिंग आती हैं उनको आपने 1.5 से 2 पेजेस में कंप्लीट कर लेना है अपने प्रपोजल में। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिजल्ट्स आप हाँ, यहाँ पे ना हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा अभी, बट हम कहते हैं बच्चों को आमतौर पे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट ऐड कर दें। आप भी एक आध मॉडल यूज करके उसके क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स ऐड कर सकते हैं कि ये हमने अभी टेस्ट किया है, फर्दर जो हम इसको एक्सटेंड करेंगे आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनल प्रपोजल,
बट ये उसके क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स हैं, इस तरह ये बेटर आ रहे हैं एक टेबल की फॉर्म में कंपैरिजन करके विद द एग्जिस्टिंग टेक्निक्स जो हैं, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी जो एक्सपेरिमेंट होता है वो आप कह लें कि आपके ओवरऑल एक्सपेरिमेंट का 10 to 20% होता है। अगर आप वो कर सकते हैं तो कर दें, अदरवाइज आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि हम ये करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट अपना नहीं ऐड करेंगे कि आपने जो अभी टेस्टिंग की है प्रपोज टेक्निक की, उसके रिजल्ट्स ये आए हैं तो हम फर्दर इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि हम ये टेस्टिंग और ये मॉडल जो है और किस तरह हम उनके थ्रू जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। लाइक क्वांटिटेटिव होता है कि इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ग्राफ्स, आरओसी, कंफ्यूजन मैट्रिसेस। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि आपने किस तरह से मॉडल को इंप्रूव किया है जो कि हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट के लिए यूज हो रहा है, या साइबर सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्शन में वो एक नई इनोवेशन है। क्वालिटी के हिसाब से आप कहते हैं कि लाइट वेट मॉडल है जो आपने प्रपोज किया, पहले वाले जो थे वो रिसोर्स एक तरह से कंप्यूट बहुत ज्यादा लेते थे, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लेते थे, बट आपका मॉडल जो है वो लाइट वेट होगा और ये एक तरह से क्वालिटी का एक्सपेक्ट आ जाती है। तो इस तरह रिजल्ट्स दो तरह से हो सकते हैं, दोनों तरह इकट्ठे भी हो सकते हैं, या आप मोस्टली लोग जो है क्वांटिटेटिव पसंद करते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड मेजर्स या पैरामीटर्स को डिस्क्राइब यहाँ पे कर रहे होते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन दी टॉपिक एंड द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो ये गैंट चार्ट को आप ये पूरी टाइमलाइन है आपकी प्रोजेक्ट की, ठीक है। मैंने 8 मंथ का इसलिए यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बच्चे हैं उनके ऑलमोस्ट 8 मंथ्स रह गए हैं, ठीक है। तो आप लोग ना इस गैंट चार्ट को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, मोर और लेस ये हेडिंग्स या एक्टिविटीज इस तरह की ही होती हैं आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर, कि आप पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, डाटा सेट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर डाटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं, फिर बेसलाइन मॉडल इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन करते हैं, मॉडल को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। फर्दर आपको लगता है कि उसकी रिजल्ट सही नहीं आ रहे तो आप उसको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ये चीजें कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंटल एवेल्युएशन बाद में कर रहे होते हैं। एबलेशन स्टडीज का मतलब ये है कि आपने अगर 4-5 टेक्निक्स अप्लाई की हैं तो आप कहते हैं एक टेक्निक का क्या इफेक्ट आया है, 2 का क्या आया है, दोनों का इकट्ठे कैसे आया है, 3 का क्या आया है, तीनों का इकट्ठा क्या इफेक्ट आया है। इस तरह करके आप अपनी एक तरह से एग्रीगेटेड रिजल्ट्स और सिंगुलर रिजल्ट्स को इकट्ठा करके शो करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसको हम एबलेशन स्टडीज कहते हैं। आप मोस्टली देखते होंगे न्यू रिसर्च आर्टिकल्स में ये बड़ा ट्रेंड है कि आपने शुरू कहां से किया। अगर आपने सिंपल एक मॉडल से स्टार्ट किया तो सिंगल मॉडल के क्या रिजल्ट्स थे, 2 मॉडल यूज किए तो दोनों के इकट्ठे क्या रिजल्ट्स थे, दोनों का अलग-अलग यूज किया तो क्या रिजल्ट्स थे, इस तरह 3 किए तो तीनों के इकट्ठे होकर क्या रिजल्ट्स थे। तो ये एक तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाता है, ये एक तरह की एवेल्युएशन ही हो जाती है, आपकी अपनी इंटरनल एवेल्युएशन हो जाती है कि आपकी जो प्रपोज मेथोडोलॉजी थी उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फिर रिजल्ट्स एनालिसिस होता है, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह और प्रेजेंटेशन। और प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, ये आपने बताना है कि आपको किस तरह की रिसोर्सेज आप मोस्टली हम ना कोशिश करते हैं कि लाइट वेट रिसोर्सेज बच्चों को जरूरत पड़े, बहुत हैवी टाइप की ना चीजें हो ताकि बच्चे स्ट्रगल ना करें। अगर बहुत ज्यादा इशू भी आ रहे होते हैं तो फिर हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि कम से कम गूगल कोलैब का 1-2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लें। जीपीयू बेस, उसके टीपीयू बेस सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो ज्यादा महंगी नहीं होती मेरे ख्याल में। कुछ पता नहीं पिछले साल जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बच्चों ने प्रोजेक्ट किए थे तो पता नहीं $20 या $25 महीने के थे। तो वो 2 महीने अगर आप लेते हैं तो आपका अगर अच्छी कंप्यूट लेने वाला, ज्यादा कंप्यूट इमेज प्रोसेसिंग या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है तो या हैवी डाटा सेट है तो वो भी कंप्यूटेशन आप कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर आपके पास सिस्टम ही जीपीयू बेस्ड है 2 GB 4 GB तो आमतौर पे काम चल जाता है आपके बीएस लेवल प्रोजेक्ट का, और एक अच्छा आर्टिकल भी 1 से 2 निकल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं चाहूंगा कि बहुत हैवी किस्म की चीजें बताएं अपने प्रोजेक्ट में, बाद में कहें सर हम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हमारी बहुत कम है तो हमने प्रोजेक्ट में जो है या प्रपोजल में तो बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं बट हमारी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो है हमें तंग कर रही है। तो इनको ना पहले रिक्वायरमेंट्स को पहले आपने एनालाइज करना है कि आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज क्या आपको इस प्रोजेक्ट करने की इजाजत देंगी कि नहीं। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप अंडर एस्टिमेट कर देते हैं इन रिसोर्सेज को, बट सारा कुछ जब आप डिजाइन कर लेते हैं, लिख देते हैं अपने प्रपोजल में, बाद में आप सोच रहे होते हैं कि अब हम किस तरह जो है ना वो इसको मेजर करें, ठीक है। तो रिस्क एनालिसिस
डाटा सेट इश्यूज, ओवरफिटिंग, हार्डवेयर लिमिटेशन, ये वही चीजें हैं, ये आपने करना है, ये पहले करें, मेरा तो ये ख्याल है, ठीक है। डाटा सेट अगर नहीं मिल रहा या डाटा सेट टेस्टिंग वगैरह, मतलब आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज से नहीं मिल रहा, ये चीजें प्रपोजल बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरी डोमेन का जो अगर डाटा सेट्स के, हार्डवेयर के कोई एथिकल कंसर्न्स हैं, कोई हमें परमिशंस की जरूरत है, तो क्या हम ये विद इन गिवन टाइमलाइन पूरा कर लेंगे। अदरवाइज आप प्रपोजल पे टाइम वेस्ट करेंगे, बट ये वाले कंसर्न या ये वाले रिस्क एनालिसिस को मिटिगेट नहीं करेंगे। मेरी ये एडवाइस मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये चीजें आपने पहले कोशिश करनी है, ठीक है। मिटिगेशन, ये रिस्क, अगर आपने पोटेंशियल रिस्क को एनालाइज कर लिया है तो ये उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं, डाटा ऑगमेंटेशन है, मॉडल रेगुलराइजेशन है, ऑल्टरनेटिव डाटा सेट्स हैं। मगर अगर आपको एक तरह का नहीं मिल रहा तो कोई ऑल्टरनेटिव डाटा सेट्स ऑनलाइन रिसोर्सेज से मिल जाते हैं। एथिकल रिव्यू कंप्लायंस, एथिकल रिव्यू कंप्लायंस का मतलब है कि आप कोई परमिशंस वगैरह ले रहे हैं, अगर आपको लोकल डाटा सेट एक्वायर्ड है, तो ये चीजें ना एक तरह से एनालाइज करना जरूरी है अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। एथिकल कंसिडरेशंस, लेट्स से आप लोकल डेटा लेते हैं, आमतौर पे लोकल डेटा के साथ ये इशू होता है, तो आपसे ये अगर आप नहीं लोकल डेटा या इस तरह की चीजें नहीं ले रहे, तो फिर आप इस वाली चीज को ना, डाटा प्राइवेसी एंड कंसेंट, तो इसमें सिर्फ इतना हो सकता है कि आपने ऑनलाइन डेटा सेट लिया है तो आप सिंपली उसकी लिंक दे दें, उसका रिसोर्स दे दें, आप वहां मेंशन कर दें कि ये डेटा सेट हमने यहां से लिया है। अगर आपने ऑफलाइन लोकल डेटा सेट लिया तो उसमें आपने प्रॉपर तरीके से उस जो है वो इंस्टीट्यूशन है जहां से डेटा सेट लिया है उसकी कंप्लायंस को फॉलो करना होता है, कि जो उन्होंने कहा है कि इस डेटा सेट को आपने आगे नहीं शेयर करना, अगर वो कहते हैं आगे शेयर करें कोई इशू नहीं है, मतलब जो भी वो प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स उनकी हैं आपने उनको फुलफिल करना होता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह आप डेटा सेट, मोस्टली बच्चे जो है वो 80 to 90% ऑनलाइन ले लेते हैं, बट अगर इस तरह के इशू हो तो डिस्कस जरूर आपने करना है, ठीक है। एनोनिमाइजेशन, डी आइडेंटिफिकेशन और डाटा सेट के अंदर अगर आपने, आमतौर पे ये ना मेडिकल डाटा सेट के साथ इशू होता है कि पेशेंट्स का डाटा आपने लिया है तो उसमें उनके लेबल्स या उनके नाम नहीं शो करने होते कि आपने डीप लर्निंग मॉडल के अंदर कहना है कि ये इस पेशेंट का डाटा है, ये इस बंदे का डाटा है, आपने डाटा एनोनिमाइज रखना होता है, डी आइडेंटिफाई कर देना होता है। आपने कहना जी ये इमेजेस हैं, आई इमेजेस हैं, तो ये फंडस इमेजेस हैं, दैट्स इट, ये इस हॉस्पिटल से लिए गए हैं, दैट्स इट। ये नहीं बताना कि ये इस पेशेंट की लेफ्ट आई का या राइट आई का इमेज है। ये एक तरह की प्राइवेसी आइडेंटिफिकेशन या उसकी जो है ना उनको हमने हाईलाइट नहीं करना होता अपनी जो है वो काम के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जी बायस मिनिमाइजेशन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये आमतौर पे कोड और डाटा अवेलेबिलिटी के बारे में होता है कि आपने बताना होता है कि जो काम हम करने जा रहे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ आपने बताना है कि हम ये काम करेंगे, इन फ्यूचर हम डाटा प्राइवेसी कंसेंट लेंगे, एनोनिमाइजेशन और डी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, बायस मिटिगेशन करेंगे, रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए कोड और डाटा अवेलेबल करेंगे, ऑनलाइन हम अवेलेबल करेंगे, ठीक है। जब आप रिपोर्ट लिखेंगे या पेपर लिखेंगे तो तब आपने एक्चुअल में बताना होता है कि कैसे की है। समझ आ रही है ना बात की। तो ये दिस इज ओनली फ्यूचरिस्टिक थिंग कि आप यहाँ पे कहते हैं कि ये हम फ्यूचर में ये सारी चीजें करेंगे ये हम, ठीक है। तो ये आपने मतलब एक एक दो लाइनों में, तीन लाइनों में इनको एक्सप्लेन करना होता है कि ये हम किस तरह करेंगे, ठीक है। रेफरेंसेस आपने देने हैं, मोस्टली ना प्रपोजल के अंदर 10 से 12 रेफरेंसेस होते हैं, 9, 10, 11, 12। आप कोशिश करें लास्ट 5 ईयर्स के 2020 से 25 के रेलिवेंट रेफरेंसेस आपके डोमेन के हों, ठीक है। वो IEEE में, APA में एक कंसिस्टेंट स्टाइल आपने फॉलो करना है, जो आपका दिल करे, बट वो आपने एक कंसिस्टेंट स्टाइल को फॉलो करना है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं जी ये इंपॉर्टेंट नोट्स ये मैंने खुद दिए हैं इस वजह से कि बच्चों को ना ये ना लगे कि ये जो ना वो बस ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसको कोशिश करना है कि आपने खुद लिखना है, बाद में चाहे उसको ग्रामरली के थ्रू या AI टूल्स के थ्रू एक तरह से उसकी एरर्स या ग्रामेटिकल एरर्स को, मिस्टेक्स को दूर करें। इससे ना आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। क्या कि आपको एक रिसर्च पेपर अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करना आ जाएगा, ठीक है। अगर तो कॉपी पेस्ट करना है तो कोई मसला नहीं है, एक दिन का या मैं कहता हूं 2 घंटे का काम है, बट फायदा कोई नहीं है। एट द एंड आपको पता ही नहीं होगा आपने लिखा क्या और आपने करना क्या। प्रपोजल इज समथिंग which guides you throughout your project, ठीक है, कि आपने फ्यूचर में करना क्या है। जब तक आपने उसकी ईच एंड एवरी हेडिंग खुद सोच समझ के नहीं कंप्लीट की होगी तो कैसे फ्यूचर में आपको ये प्रपोजल गाइड करेगा। ये तो जस्ट एक डॉक्यूमेंट रह जाएगा अगर आप सिर्फ उसको किसी AI टूल के थ्रू लिखवा के और सिर्फ सबमिट करवा देते हैं। ये आपको पूरा एक फ्यूचर मैप दे रहा होता है
और आपके सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर को समझने के लिए एक पूरी गाइड दे रहा होता है कि बच्चा करने का, ये जो ग्रुप है ये करने क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपने जेन में रखनी है। खुद लिखें, 8 से 10 पेजेस का हो, 7 पेजेस का हो, नो मैटर, ठीक है। 10 पेजेस 11 पेजेस पे मैक्सिमम, मैं कहता हूं 12 से एक्सीड नहीं करना आपने, ठीक है। और इसको जितना इसको रियलिस्टिक रखें, फ्यूचरिस्टिक और रियलिस्टिक, ये दो चीजें इसमें बड़ी अहम है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर वो ना एक तरह से फेक हो जाएगा काम। रियलिस्टिक नहीं है तो फिर आप बना बनाया या चैट जीपीटी को कहेंगे मुझे जनरेट करके दे दो, ये मेरा टॉपिक है, तो वो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे उसकी बेस पे, उस प्रपोजल की बेस पे। हमें सबमिट कुछ और करवाया होगा, आप कुछ और कर रहे होंगे, ठीक है। टेबल फिगर्स वगैरह जो भी ऐड करें उनको प्रॉपर तरीके से इलस्ट्रेट करें, इनको डिस्क्राइब करें, उनको कैप्शन वगैरह प्रॉपर तरीके से दें, जैसे हम आपको हदायत देते हैं उसके अंदर पेपर राइटिंग के लिए। तो मॉडल आर्किटेक्चर वर्कफ्लो वगैरह जो है वो जरूर ऐड करें, क्योंकि ये प्रपोजल के लिए बड़ा मैटर करता है। तो अब मैं जरा इसको सम अप कर दूं कि ये रिसर्च अब एट द एंड आपने आके ये जो है ना एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। जब आपका पूरा प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगा तो आपने 150 टू 250 वर्ड्स की पूरी समरी लिखनी है कि इसमें मेरी डोमेन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, मेरा जो प्रपोज अप्रोचेस कौन सी हैं जो मैं यूज करने जा रहा हूं, डेटा सेट्स कौन से हैं जो मैं यूज करने जा रहा हूं, टेक्निक्स कौन सी हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम कौन सी हैं जो आएंगी, और मेरी इस रिसर्च का इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है। इस डोमेन के अंदर मेरी रिसर्च का इंपैक्ट क्या होगा विद इन 150 टू 250 वर्ड्स, ठीक है। तो ये जी इसकी हेडिंग्स हैं, अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर व्यू, रिसर्च क्वेश्चंस, मेथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, टाइमलाइन, प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, रिस्क एनालिसिस, एथिकल कंसिडरेशन एंड रेफरेंसेस। इससे अच्छा गाइड आप, मैंने ना ये बहुत 2-3 रिसोर्सेज देखी थी, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की कुछ थी, मैंने ये ऑनलाइन कुछ देखा, कुछ एआई टूल से देखा, उसने मुझे आगे लिंक दिया। मैंने कहा मुझे बेस्ट रिसर्च प्रपोजल इन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो सिनेरियो है, हमें पता है कि इसकी हेडिंग मोर और लेस क्या होती है, बट मैं इसको चाह रहा था कि 100 नहीं तो 99% करेक्ट हेडिंग्स आपको मिले। ये नहीं है कि जो मैं लिख दूं आप कह देंगे सर ठीक है, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेट करके ये हेडिंग्स जो है वो ऐड की हैं, सब हेडिंग्स और हेडिंग्स। और अमेरिकन यूनिवर्सिटी की कुछ टेम्पलेट्स मैं आपको ना शेयर भी करूंगा, एक लिंक भी, उसके ऊपर बहुत सारे हैं। मैं चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता था कि आप कंफ्यूज हो, तो इसी वजह से मैंने वो हेडिंग्स वहां से भी ली, और कुछ जो एक टेम्पलेट मुझे मिला था वहां से, इनको पूरा करके एक प्रॉपर जो रिसर्च प्रपोजल किस तरह मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग आप लिख सकते हैं उसकी कंबाइन किया, सबको कंबाइन किया। ये मैं ना आपको दिखाता हूं, ये एक प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल है, और ये भी एक बड़ी एक तरह से ना ये पब्लिश हुआ हुआ प्रपोजल है, तो इसका मतलब ये ऑथेंटिक है। देखें ये इसके मेन हेडिंग्स, अब्स्ट्रैक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप्स क्या है। जैसे हमने कहा कि हम यहाँ पे बैकग्राउंड लिखते थे, तो उन्होंने बैकग्राउंड नहीं लिखा, बट रिकमेंड किया जाता है। ये 6 पेजेस पे लिखा हुआ है, evaluating existing interpretability approaches, ये एक्चुअली लिटरेचर व्यू है, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ हेडिंग्स के नेम चेंज हो जाते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं ये वो हेडिंग वो नहीं है, ठीक है। एक्सप्लोरिंग नॉवल इंटरप्रेटेबिलिटी टेक्निक्स, ठीक है, यहाँ पे वो नॉवल टेक्निक्स को ये एक तरह से रिव्यू कर रहा है सारा, ठीक है। मेथड्स, ये मेथोडोलॉजी का पार्ट आ गया, और यहाँ पे उसने अपनी पूरी आर्किटेक्चर डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है विद स्टेप्स, ठीक है, विद फॉर्मूलाज। ये भी ध्यान में रखें, फॉर्मूला एल्गोरिदम आप ऐड कर सकते हैं, वो भी जरूर ऐड करें, ठीक है। और डेटा सेट वगैरह, इमेज डेटा सेट वगैरह के बारे में बताया हुआ है, फिर अपने सब मॉड्यूल ऐड किए हुए हैं अपने प्रोजेक्ट के, ठीक है। और इसकी फिर टाइमलाइन बताई हुई है, ठीक है। हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको कही हैं जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल के अंदर हो सकती हैं, जैसे कि आप टाइमलाइन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ गए, ये चीजें, प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, रिस्क एनालिसिस, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो ये मैं कहता हूं किसी टॉप लेवल प्रोजेक्ट में जो हेडिंग्स हो सकती हैं वो मैंने आपको प्रपोज की हैं। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज।